मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से दुलारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। और आज हम फिर से एक नया टॉपिक सीखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जो कमेंट करते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि हमें कितना अच्छा लग रहा है। जब आपकी ये बातें हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, हाँ हम आपके कुछ काम आ रहे हैं, है ना, हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बहुत दूर दूर के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो मैसेज मिलता है उस बेसिस पे हम देखते हैं कि इसका मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट का हम हेल्प कर रहे हैं। आज हम किसी एक स्थान पर होते तो शायद हम किसी एक स्थान के स्टूडेंट का हेल्प करते, बट आज की डेट में हम आज अगर कोई वीडियो पूरी इंडिया में कहीं से भी देखेगा तो उसकी हम हेल्प कर पा रहे होंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में आप जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं ना, आप जिस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो स्टूडेंट नहीं देते हैं, प्लीज आप भी क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। नहीं 3 पूछते हैं, 3 नहीं आया तो 2 का दिया करिए, 1 का दिया करिए, बहुत, क्योंकि उससे आपका जो है ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप अगर आपका सही होता है तो आप आगे भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, क्योंकि हमारे इस लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो कंटिन्यूअस आंसर देते हैं, जिसका नाम हम अनाउंस कर देते हैं, जिसमें अलका राय, आराधना यादव, उसके बाद शालिनी, सृष्टि, कुमकुम, और कभी कभी रिया, उसके बाद राहुल और आदर्श मिश्रा, और उसके बाद प्रिया सरोज। ठीक है, अभी एक नई स्टूडेंट जो है वो प्रिया सरोज की शायद फ्रेंड सेजल। ये सभी स्टूडेंट जो है कंटिन्यूअस पूरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज अगर आपको याद ना हो क्वेश्चन का आंसर, तो आप पीछे पेज से पलट कर देख सकते हैं और दे सकते हैं, ताकि आपको अगर पलटेंगे तो आप ढूंढेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा वो। तो प्लीज आप ऐसा किया करिए, रिक्वेस्ट है हमारी, हमें अच्छा लगता है। और जिनका नाम हम भूल गए, जैसे उसमें एक लड़की और ज्योति राय, ये भी कंटिन्यूअस जो है आंसर देती है, तो जिसका नाम भूल गए हम क्षमा चाहते हैं। वो अपना नाम खुद से ले लेगा और हमको बताएगा सर हम अपना नाम खुद से ले लिए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। और हाँ, पहले क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं, है ना, कभी कभी भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे अनिषेक फलन किस किस फल में हो सकता है। 2 फल का नाम बताएंगे आप, अनिषेक फलन। ठीक है, और उस स्ट्रोबिलस कुंथियाना, ये प्लांट क्यों अमेजिंग है, ये भी आप हमको बताएंगे। स्ट्रोबिलस कुंथियाना, ये प्लांट क्यों अमेजिंग है, ये भी हमें बताएंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप हमको बताएंगे, जो मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उस ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं, उस ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन पिछले मेडिकल एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज आप क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं, और कौन कहां पर किसको मिल जाएगा, आज की क्लास जो पढ़ाने जा रहे हैं वो 4 नंबर का फिक्स कर लीजिए। हमें नहीं करें कि सारे पेपर में आएगा, लेकिन आएगा और किसी में भी आ सकता है, तो आप तैयार होना पड़ेगा आप सभी लोगों को। तो चलिए, हमारा जो आज की रीडिंग है वो कौन सी रीडिंग है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है बच्चों, कई बार पूछा गया है, और हमें पता है कि आप बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब आप हमें बताएंगे आप लोग कि जो ह्यूमन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है बताइए।
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एक में बताइए। चलिए, बहुत 46 गुणसूत्र होते हैं, यहां से लिख देते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़े में कितने होंगे? 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? मनुष्य में। 46 गुणसूत्र टोटल, 23 जोड़ा है तो 46 होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है, 22 जोड़ा या जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, समान होते हैं। मेल में भी सेम होते हैं, फीमेल में भी सेम होते हैं। अरे स्वाभाविक सी बात है बच्चों, आप लोग बताइए, जैसे मेल एंड फीमेल में बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, दांत, बाल तो छोटे होते हैं लेकिन होते तो हैं, और बहुत सारी चीजें कॉमन है। ऐसा नहीं कि जो मेल है वो मुंह से सांस ले रहा है, फीमेल नाक से सांस ले रही है, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारी चीजें कॉमन है, इसलिए 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों में समान होते हैं, दोनों ही तो ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों में समान है बच्चों। तो ये कैसे होंगे? ऑटोसोम। कैसे हैं? ऑटोसोम, जो कल पढ़े हैं हम लोग, ऑटोसोम, है ना। ऑटोसोम होते हैं, और ये अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। अलिंगी गुणसूत्र, अलिंगी गुणसूत्र का मतलब लिंग निर्धारण का काम नहीं करते, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र के आधार पर हमें नहीं कर सकते कि ये मेल है फीमेल है, दोनों में काम सेम करता है। लेकिन एक 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो कैसा है? हेट्रोसोम। हेट्रोसोम, इसको हम लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, यानी इसी गुणसूत्र के आधार पर, इसी गुणसूत्र के आधार पर मेल एंड फीमेल को डिफरेंट किया जाता है, ये मेल है और ये फीमेल है। 23वां, ये लास्ट वाला गुणसूत्र। मेल में 23वां गुणसूत्र क्या होता है? यक्स और वाई, और फीमेल में होता है यक्स और यक्स। ये फीमेल में और ये मेल में, जिसके बेसिस पे हम मेल एंड फीमेल को डिफरेंस कर पाते हैं। कौन सा जोड़ी? 23वां जोड़ी। हालांकि फीमेल में देखा जाए तो 23 यक्स है, 23 उसमें ऑटोसोम्स है, लेकिन फीमेल और मेल के बेसिस पे 23वां देखा जाए तो हेट्रोसोम होगा, क्योंकि मेल फीमेल में अलग और मेल में अलग है। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें ये जो यक्स वाई गुणसूत्र है, यानी नर का यक्स वाई गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बोला? मेल का 23वां गुणसूत्र यानी यक्स वाई गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है कि कोई बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। किस बेसिस पे? मेल के यक्स वाई गुणसूत्र पर। इतना क्लियर है? इतना सारा नोट्स में है, और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या वहां जाकर सर्च कर लीजिए। आप लोग क्या सर्च करेंगे? मोशन बायोलॉजी। आपको 7 चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, सारी चीजें एक करके लिखवाएं आप, फिर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर बच्चों? इतना तो कर लेंगे आप लोग। अब हम इसका क्रॉस कराते हैं। क्या कराएंगे? क्रॉस कराते हैं। इसको इरेज कर दें, है ना। हमें पता चल गया, हमें 22 जोड़ी से कोई मतलब नहीं है, 22 जोड़ी का कोई रोल नहीं है लिंग निर्धारण में। तो हम मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, तो हमें 23वीं जोड़ी की आवश्यकता है, हमें पता चल गया। मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। इसी दोनों को हम कंसीडर करने वाले हैं, तो इसको भी इरेज करें। करते हैं इरेज। चलिए, अब आपको तो वो तो पता चल गया। चलिए हम लिख लेते हैं यहां पर। मेल का हमने क्या लिखा? यक्स वाई, और क्रॉस कराएंगे किसके साथ? फीमेल के यक्स एक्स के साथ। ये क्या है? नर, ये क्या है? मादा। ठीक, क्रॉस कराइए। छोटा सा बना दें, तो ये भी एक्स नजर आ रहा है। तो ये क्रॉस करिए, क्या मिलेगा? यक्स और यक्स। इसका मतलब बच्चों, मेल का यक्स फीमेल के यक्स के पास पहुंचेगा, तो यक्स और यक्स यानी कि
मादा बच्ची जन्म लेगी। और मेल का वाई अगर फीमेल के यक्स के पास पहुंचता है तो क्या होगा, यक्स और वाई यानी नर बच्चा जन्म लेगा। यानी डिपेंड अपॉन मेल स्पर्म। पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके, बताइए। जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी बताया था इसको। यानी अगर मेल का, जैसे सपोज दैट 23वां गुणसूत्र है, ये हेट्रोसोम है। अब मेल में क्या बनते हैं, दो प्रकार के नर युग्मक बन रहे हैं। एक नर युग्मक यक्स टाइप का है, दूसरा नर युग्मक वाई टाइप का है। सही है। और फीमेल में कुछ भी हो जाए, दोनों यक्स यक्स हैं, यानी फीमेल में एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। किस टाइप का, यक्स टाइप का। अगर ये यक्स वाला आकर इसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, मेल का यक्स, इस फीमेल का यक्स, क्या होगा, यक्स और यक्स, यानी क्या बनेगा, मादा। अगर ये वाई वाला आकर फर्टिलाइज कर दिया तो क्या बनेगा, यक्स और वाई, और क्या बन जाएगा, ये नर। बताइए बच्चों, कठिन है क्या ये? नहीं कठिन है ना। इसका मतलब किसी भी महिला को, कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसको बच्चा जन्म लेने वाला है या बच्चा होने वाला है तो 50% चांस है, यानी 50% चांस है कि लड़की जन्म लेगी और 50% चांस है कि लड़का जन्म लेगा। समझ गए बच्चों? इतना कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो 50% मेल एंड फीमेल। अब ये तो हो गया, ये टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। 4 नंबर फिक्स, सिंपल सा 5 लाइन। 4 नंबर सोचो, भगवान से मनाओ कि आपके बोर्ड में आए, आपके पेपर में आए। सिंपल है ना। तो चलिए, इतना तो हो गया, खत्म हो गया, हेडिंग खत्म हो गई आपकी। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सामाजिक न्यायिक बात बता देते हैं आप लोगों को। सामाजिक और न्यायिक बात यह है कि आज भी हमारे अशिक्षित समाज में, यानी गांव में, जो लोग अभी गांव में अशिक्षित हैं, उस समाज में महिलाओं को दोष दिया जाता है कि फीमेल के बेसिस पे हम ये निर्धारित करते हैं कि उसको लड़का या लड़की हुआ है। यानी कभी कभी आप देखो, किसी भी दंपति को सारी लड़कियां जन्म ले लेती हैं। मतलब एक परिवार है, उसमें वो लड़के जन्म नहीं लिए, सारी लड़कियां ही जन्म ली हैं। और ऐसी बेसिस पे लोग कमी निकालते हैं कि इस महिला में कमी है। माय डियर स्टूडेंट, ये कहीं पर भी ये जान लो कि 101% गलत है। ये कुछ भी सही नहीं, ये भी परसेंट सही नहीं। लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग कहेंगे भगवान। नहीं, भगवान नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेल का यक्स वाई गुणसूत्र, यानी पुरुष ही जिम्मेदार है। महिलाएं जिम्मेदार नहीं होती। महिलाओं में तो यक्स ही क्रोमोसोम बनेगा, जब भी बनेगा यक्स ही युग्मक बनेगा, लेकिन मेल में यक्स और वाई बनेगा। और मेल का ही गुणसूत्र निर्धारण करता है कि वो लड़का, मतलब जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो महिलाओं का तो एकदम दोष नहीं है, और पुरुष का भी उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन पुरुष के स्पर्म, यानी वाई स्पर्म, जो वाई स्पर्म है वो आपको पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ के आइए, बहुत अच्छे से पढ़ाए हम आप लोगों को, है ना। उसमें हमने क्या बताया कि जो ज्यादा मोटाइल होगा, जो स्पर्म तेज भागेगा, जो एग के पास पहले पहुंचेगा, एक तो स्थिर है फीमेल का, एक तो स्थिर है, लेकिन मेल का स्पर्म बहुत तेज भागेगा और जो आगे पहुंचेगा, जो फर्टिलाइज करेगा, वही बच्चा जन्म लेगा। इसका मतलब हो गया, किसी भी दंपति में, किसी भी घर में अगर लड़की जन्म ही ली है, इसका मतलब जो पुरुष है, जो उन लड़की के पिता है, उनके अंदर का जो स्पर्म है, उसमें यक्स वाला स्पर्म जो है वो बहुत तेज गति कर रहा है एज कंपेयर टू वाई, यानी वाई कमजोर है और यक्स तेज है, इसलिए सारी की सारी लड़की जन्म ली है। तो आज से समाज में आप लोग शिक्षित हो रहे हैं। जान लीजिए कि कोई भी लड़का या लड़की जन्म लेती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार केवल होता है, केवल पिता का स्पर्म। ठीक है, कौन सा स्पर्म? यक्स वाई स्पर्म। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे हेडिंग बढ़ते हैं। बस इतना ही था यहां पर। चलिए, अब अगली हेडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बहुत इजी वे में,
मधु यानी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, है ना, मधुमक्खी में लिंग, इसको मधु के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मधुमक्खी कहेंगे, भाई क्यों नहीं कहेंगे। ठीक, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये हमारी हेडिंग है, आप लोग बना लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, अभी बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। मधुमक्खी को आप जानते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसमें मधुमक्खी में कई टाइप की मधुमक्खी होती है जो छत्ते में होती है। एक रानी मक्खी होती है जो एग देती है, एक श्रमिक मक्खी होती है वो भी फीमेल होती है, और एक ड्रोन मक्खी होती है वो मेल होता है। ड्रोन मक्खी जो होता है वो क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, तो इसमें लिंग निर्धारण में हम बता देते हैं आप लोगों को इस तरीके से, फिगर के थ्रू, चार्ट के थ्रू बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जो मादा मक्खी होती है, मादा मक्खी मतलब मादा मधुमक्खी जो होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। और जो नर मक्खी होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ये अपने आप में क्या है, अमेजिंग है, ये अपने आप में अमेजिंग है। ठीक है, इसमें 16, इसमें 32। अब ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, युग्मक बनाने के लिए क्या करेगा, ये युग्मक बनाने के लिए इसमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसमें होगा अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण 32 है तो 16 इधर और 16 इधर, बढ़ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। लेकिन बच्चों नर मक्खी अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर सकता, इसमें होगा समसूत्रण। इसमें समसूत्रण होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके मेडिकल एग्जाम में पूछ सकता है, समसूत्रण होगा। और समसूत्रण, समसूत्री में क्या होता है, गुणसूत्र आधा नहीं होता, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। यानी जो इसमें युग्मक बना, ये जो युग्मक बना 16 बना, इसमें भी युग्मक कितना बना, 16 बना। लेकिन इसमें इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जबकि इसका क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। आगे फोकस कर लीजिए। अब ये नर युग्मक मादा युग्मक को क्या करेगा, निषेचित करेगा। जब निषेचित करेगा तो कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। यानी ये कौन सी मक्खी बनेगी, मादा मक्खी बनेगी, मादा मक्खी, या इसको इसमें श्रमिक मक्खी भी बन सकती है। ये रानी मक्खी होती है, एक मादा रानी मक्खी हो सकती है या एक श्रमिक मक्खी हो सकती है। मतलब छत्ते में राजा रानी का खेल होता है, मतलब समझिए, एक रानी मक्खी होती है, उसकी सेवा करने के लिए कम से कम नहीं तो ये जो श्रमिक मक्खी है, श्रमिक फीमेल मक्खी है, सैकड़ों उसको घेर के दरबार, जैसे राजा होते थे पहले ना, उस तरह के आज छत्ते में भी राजा युग चल रहा है। यानी जो रानी मक्खी है वो उड़ती उड़ती नहीं, उसे छत्ते में रखती है, उसकी सेवा करते हैं सब, उसको खाना खिलाते हैं। कौन खिलाते हैं, ये श्रमिक मक्खियां जो होती हैं। श्रमिक से वर्ड से आ गया आप लोगों को, और जाकर दूसरे स्थान से फूलों से रस निकाल कर लेकर आती हैं। और ये जो फीमेल श्रमिक मक्खी पूरी छत्ते की देखभाल करती है। रानी मक्खी के चारों तरफ अगर एक रानी मक्खी, तो उसको संभालने के लिए 50 सैकड़ों श्रमिक मक्खी लगी होती हैं। उसको खाना खिलाना, उसको उसकी सेफ्टी करना, सारी चीजें कौन, श्रमिक मक्खी करती है। बदले में रानी मक्खी का क्या है बताइए, रानी मक्खी का मेन काम क्या है, केवल एग देना। इसलिए सारी की सारी श्रमिक मक्खी क्या काम करती है, सारी की सारी श्रमिक मक्खी उसकी सेवा करती है। एग का मतलब यही एग से क्या होगा, युग्मक बनेगा, ये 16 और ये फर्टिलाइज करेगा, फिर से भी तो रानी मक्खी बन सकती है या फिर श्रमिक मक्खी बन सकती है। और नर छत्ते में नहीं रहते, यानी जो नर मक्खी है वो छत्ते में नहीं रहते, जिसको ड्रोन मक्खी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रोन मक्खी भी कहा जाता है। ये जब लैंगिक जनन करना होता है तब ये आते हैं, उसके बाद वो जैसे ही उनमें ये युग्मक से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वैसे ही वो नर मक्खी जो होता है वो उड़ जाता है। उड़ के आ जाता है, ये सब डंक मार के ये जो श्रमिक मक्खी है उसको भगा देती हैं। ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 क्रोमोसोम, यानी कि जब 32 यानी 16 और 16 जब मिलते हैं तो 32
गुणसूत्र वाला एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नया ऑर्गेनिज्म क्या? मादा मक्खी यानी रानी मक्खी या श्रमिक मक्खी बनती है। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया। अगर बच्चों ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये जैसे दो बना है ना, इस 4 सेल बनती है, आपको पता है असूत्री विभाजन जब भी होगा 4 सेल बनेगी। हम यहां 2 बनाए हैं, आप समझिए 2 और बनेगा। तो ये जो 4 सेल बनती हैं, अगर इसमें बच्चों इसमें अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका यानी इस युग्मक का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका होगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, और अनिषेक जनन के थ्रू ये क्या बन जाएगा? ये नर मक्खी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नर मक्खी बन जाएगा। फिर से 16 गुणसूत्र हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। हो गया ना? हमने क्या बोला? मादा मक्खी 32 गुणसूत्र असूत्री हुआ, तो 16 युग्मक बना। और नर मक्खी में 16 गुणसूत्र होता है, इसमें समसूत्री होता है, युग्मक बनता है 16 का ही। 16 और 16 फर्टिलाइज करते हैं तो 32 क्रोमोसोम वाला रानी मादा मक्खी बनती है। उसके बाद यह श्रमिक मक्खी बनती है। ये कहानी तो हमने आपको बता दी। लेकिन अगर ये जो युग्मक ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो इसका होगा क्या? अनिषेक जनन। और अनिषेक जनन होगा, फिर से क्या बनेगा? नर मक्खी बनेगा। फिर से क्या बनेगा वहां पर? नर मक्खी बनेगा। क्लियर हो गया? नर मक्खी पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, और ये एक्सेप्शन है एक प्रकार का। यह क्या है? एक प्रकार का एक्सेप्शन है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, इस नर मक्खी के पिता हैं क्या? नर मक्खी के पिता हैं? पिता नहीं है इसके। इसके पिता है। देखिए, ये तो फीमेल से ही युग्मक बना, युग्मक से पार्थेनोजेनेसिस से नर मक्खी बन गया। इसके पिता है क्या? यानी नर मक्खी के पिता नहीं होते। नर मक्खी के पिता नहीं है। पिता, फादर नहीं। देख लीजिए, ये तो फीमेल से बन रहा है। इसके पिता है क्या? नहीं। लेकिन इसके दादा होते हैं। अब लो भैया, इसके दादा हैं लेकिन पिता नहीं है, यानी ग्रैंड फादर है, फादर नहीं है। अब ग्रैंड फादर कैसे होगा? अच्छा ये बताइए, थोड़ा फोकस करिए, ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात। ये जो 32 गुणसूत्र है, 32 कैसे हुआ होगा? 16 नर 16 मादा का होगा, 16 नर का आया होगा, तभी तो ये 32, जैसे यहाँ 32 बना है, 16 फीमेल से आया, 16 मेल से आया। तो अगर ये बच्चे अगले F2 पीढ़ी में जन्म देंगे, तो ये तो फीमेल हुई ना, तो सेम इसी प्रकार से इसको मान लेते हैं। इसका मतलब इसमें 32 क्रोमोसोम होगा, वो नर का होगा। अगर इसमें नर था, मतलब इसमें जो आगे बढ़ा होगा, अगर इसमें 16 नर का आया होगा, तो इसके तो नर मक्खी के तो पिता नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें जो 32 आया था, तो इसके दादा रहे होंगे, यानी इसके ग्रैंडफादर रहे होंगे। तो नर मक्खी के पिता नहीं होते, परंतु दादा होते हैं। दादा होते हैं, यानी कह सकते हैं नर मक्खी के जो है पुत्र भी नहीं होते, लेकिन उनके पोते होते हैं, है ना? ये कह सकते हैं, क्योंकि नर मक्खी जो है इनका पुत्र तो होता नहीं है, इनका जब भी होगा फीमेल ही होगा जन्म। लेकिन अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो इनके पोते होते हैं। तो यहां पर एक लाइन, ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए आप लोग। नर मक्खी के पिता नहीं होते, परंतु दादा होते हैं। हमने समझा दिया, बल्कि अगर नहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, वीडियो फिर से रिवाइज कर लीजिए और वापस देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मधुमक्खी के लिंग निर्धारण की बात हमने कर लिया, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है, युग्मक होता है, वो किस प्रकार से फर्टिलाइज करता है, किस प्रकार से वो मतलब युग्मक का निर्माण करते हैं वो सब, और किस प्रकार से फीमेल मक्खी का निर्माण होता है, और किस प्रकार से नर मक्खी का निर्माण होता है। स्टूडेंट, हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है, जो कि आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत मजा आया होगा आप लोगों को पढ़ने में। तो आज की क्लास यहीं पर है। और हाँ, जो बच्चे नए हैं वो पहले वो जो चैप्टर पढ़ाए हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो चल रहा है, उनको आप जरूर देखिए। पहला और दूसरे वीडियो में आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ समझ में आएगी, वीडियो क्वालिटी गड़बड़ समझ में आएगी। हमने पढ़ाया गड़बड़ नहीं है, जैसे आज पढ़ाया नहीं उस समय भी वैसे पढ़ाए हैं। थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी शायद अच्छी नहीं हो, बट हमने पूरी कोशिश किया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे निखर रहे हैं। और आप लोग इसी प्रकार से हमें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस हमें नहीं, चैनल को। ठीक है, तो सोच क्या रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया वीडियो देखें तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपसे मांग रहे हैं।
तो आज की क्लास यहीं तक है बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।